वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि दोस्तों अभी हम लोग का जो चैनल पे साइंस का सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का ये वीडियो नंबर 3 होने वाला है। ठीक, ऑलरेडी 2 वीडियो और अपलोड कर दिया गया है, जो कि आपका आने वाला शिक्षक भर्ती है दोस्तों। TRE 2.1 का जो परीक्षा होने वाला है दिसंबर में, आपको उसके नज़र में रहते हुए ये वीडियो आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। इससे पहले वाला वीडियो में क्लास 6 और क्लास 7 का ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आज ये वीडियो जो होगा क्लास 8 होगा, NCERT का और SCERT का। एक बात अगर क्या आपको पता होगा, जो ये साइंस सब्जेक्ट होता है ना, SCERT जो बिहार SCERT है, सेम एज वही NCERT ही पढ़वाता है, मतलब अपने स्कूलों में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, SCERT NCERT नाम की साइंस में कोई चीज़ नहीं होती। सारे ही स्टेट जो होते हैं वो NCERT को ही फॉलो करते हैं, यही बुक पे अपना मार्का लगाकर वहाँ पे अपने स्कूलों में पढ़ाई करवाती है। तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। NCERT इज इक्वल टू SCERT, खास करके ओनली इन साइंस में ये चीज़ होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, धीरे धीरे इस चैप्टर को देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ दिया गया है। ठीक, देखिएगा अगर इस चैप्टर में जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर दिया गया है, 19 चैप्टर दिया गया है आपका। ठीक है, ये टोटल का टोटल जो दोस्तों ये PDF रेडी किया गया है, जो कि जैसे कि देख सकते हैं, जो कि आपका आने वाला शिक्षक बहाली परीक्षा है TRE 2.0, उसको देखते हुए PDF को रेडी किया गया है, जिसमें हर एक छोटी छोटी बारीकी को जो भी बुक्स में दिए गए हैं इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए क्लास 8 को देख लेते हैं। क्लास 8 में जैसे कि बताया हमने कि यहाँ पे आपका देखने को मिलता है 19 चैप्टर देखने को मिलता है। ठीक है, तो चैप्टर का देखते हैं। यहाँ पे आपका बहुत ही बेहतरीन तरीका से इंडेक्स बना दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं। पहला जो चैप्टर है दहन ज्वाला और चीज़ों का जलना के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो एक एक करके हम अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या कुछ मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है जो कि आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक, तो चलिए अब यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में आइएगा क्लास 8 में, तो उसका नाम है दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना। यानी कि अमूमन जो इस मतलब क्लास में बताया गया है क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 में, कि आखिर जो वस्तु जलती है वो जलने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ आपका BPSC एग्जाम के नज़रिए से यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया गया है। सफ़ेद फॉस्फोरस का तापमान इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जलने लगता है, इसलिए इसे पानी के अंदर रखा जाता है। आपसे बहुत बार आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी लोग आने वाले शिक्षक बहाली का तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 और 9 to 10 के लिए, उनके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन सिलेक्शन किट लेकर आ गया हूं, जो कि आपका एग्जाम को क्रैक कराने का साहस रखता है। इसमें इस कंटेंट को बनाने से पहले मैंने बहुत ही रिसर्च किए हैं। जो पिछले आपका एग्जाम हुआ है BPSC का, जो भी एग्जाम हुआ है उसी के आधारित पर मैंने ये बनाए हैं। जैसे कि इसमें क्या कुछ रहने वाले ये सिलेक्शन किट में, तो आपका जो भी है बिहार SCERT बुक और NCERT बुक दोनों का मिक्स में मैंने क्लास 6 to 10 का यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज आपका समरी रेडी कर दिया गया है। जो आप यहाँ पे ये जो समरी देख रहे हैं इसी का एक हिस्सा है। तो आप इस PDF को ले सकते हैं और बार बार यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसको प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर जनरेट कर सकते हैं। अगला इस कंटेंट में आपको मिलने वाला है कि BPSC में जो भी आज तक परीक्षाएं हुए हैं उसका जितने भी क्वेश्चन है, लगभग सारे सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट में 500 प्लस क्वेश्चन होंगे। ये मैं आपको PDF के रूप में दे दूंगा कि आप प्रैक्टिस करके एक अच्छा सा पे स्कोर बना सकते हैं। साथ में ही 1000 प्लस जो कि आपका TRE एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके भी हम MCQs आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको एक प्रैक्टिस करने के बाद वहां पे अच्छे से एनालिसिस मिल सकता है। उसके बाद मैथ जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं उसका मैथ का सोल्यूशन दे देंगे। और एग्जाम से पहले जो कि 500 मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर है दोस्तों, करंट अफेयर का मैं सीट देता हूँ, जैसे कि TRE 1 में भी दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, मतलब मैक्सिमम सवाल इसमें से ही देखने को मिल जाता है। तो जो भी लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको ये परचेज करना चाहिए, तो दिए गए नंबर पे, यहाँ पे जहाँ पे नंबर देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप करने के बाद मात्र आप इतना पे करके 299 रुपए ये सारा आप दोस्तों सिलेक्शन किट यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन साबित होगा आपके आने वाली परीक्षा के लिए। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पे हमको यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर में, अगला कंटेंट देख लेते हैं क्या है।
पूछा जाता है कौन सा चीज़ है, कौन सा यहाँ पे चीज़ है, पदार्थ है जिसे पानी के अंदर में रखा जाता है, तो मतलब जो सरफेस पे रखिएगा तो वो जलने लगेगा, तो वो है सफ़ेद फास्फोरस। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला आता है कि माचिस के डिब्बी पर लाल फास्फोरस एवं सल्फर लगा होता है, ठीक है, जबकि तीलियों पर पोटेशियम क्लोरेट होता है। सवाल पूछा जाता है कि माचिस के डिब्बी पर जो लगा होता है वो कौन सा टाइप का फास्फोरस होता है, तो लाल फास्फोरस होता है, और सल्फर दोनों चीज़ वहाँ पे होता है। और जो तिल्ली होता है जो इतना बड़ा, जैसे कि देखिए एक हो गया यहाँ पे जो आपका डिबिया रहता है, ठीक है, और एक जो होता है आपका यहाँ पे तिल्ली होता है। तो तिल्ली पर जो होता है जैसे कि बताएं अभी पोटेशियम क्लोरेट होता है, और इसके जो सरफेस पे होता है वो लाल फास्फोरस लगा होता है। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब पूछा जाता है कि माचिस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो जो जिसमें लाल फास्फोरस यूज होता है उसे सेफ्टी माचिस बोलते हैं। उसका जो आविष्कार किया था कार्ल लुंडस्टोन ने किया था 1855 ईस्वी में, ये स्वीडन के थे, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है तड़ित और भूकंप। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, जो तांबे का बना होता है। बस इसमें यही चीज़ यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और उसके बाद यहाँ पे आता है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इसमें अमूमन सी बताया गया है कि फसलों को हमको प्रबंधन कैसे किया जाता है, उत्पादन कैसे किया जाता है, बोने के बाद कितने दिन के बाद खाद उसमें डाला जाता है, किस तरीक़ा से खेती करना चाहिए। जैसे ही खेती जब हो जाता है तो उसको उपजाने के बाद हमको किस अवस्था में उसको भंडारण करना चाहिए, उसका जिस भंडारण बफर जो स्टॉक होता है उसका मेनली ठंडा मतलब उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो यही सब नॉर्मल चीज़ें दी गई हैं जो कि आपका बीपीएससी परीक्षा के इम्पोर्टेंट से कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसीलिए मैंने इसको ऐड नहीं किए हैं। यहाँ से आपका जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के। जैसे क्लास 6 में भी आपको मैंने बताया था कि कपड़े से, रेसे से कपड़े तक का सफ़र, उसी में कुछ और यहाँ पे दिया गया है चीज़, मैं दिखा देता हूँ आपको। 1946 में रेयॉन का पहला कारखाना केरल में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। रेयॉन जो है एक ये कृत्रिम रेशा है, ये भी पता होना चाहिए आपको। जो हेम्प सबसे पहला रेशा देने वाला पौधा का खोज हुआ था, कहाँ पे हुआ था, चाइना में हुआ था, जो कि बहुत ही वीवीआई है। हेम्प जो है पहला रेशा देने वाला पौधा था। कौन सा पौधा, हेम्प पौधा। कहाँ खोज हुआ था, तो चाइना में इसका खोज हुआ था, ठीक है। अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि सबसे जो अच्छा ऊन होता है मैरिनो ऊन, उसका उत्पादन होता है स्पेन में, ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि भागलपुर और कांजीवरम, जो कि कांजीवरम तमिलनाडु में पड़ता है, रेशमी कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला है यहाँ पे कि प्रथम मानव निर्मित जो रेशा था वो रेयॉन था, और जैसे कि पहले बताएं इसको नकली रेशा भी बोला जाता है, प्रथम मानव निर्मित रेशा को। ये तो इतना बार सवाल पूछा जा चुका है ना अन्य विभिन्न एग्जामों में कि प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन था, तो वो रेयॉन रेशा था, जो कि नकली रेशम इसको बोला जाता है। जैसे कि हमने बताया रेयॉन का प्रथम कारखाना 1946 ईस्वी में केरल में स्थापित किया गया था, भूलिएगा नहीं आप लोग। अभी तक अगर आपने वीडियो देख रहा है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो बहुत ही गलत काम किए हैं, ठीक है। पहले वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने जो भी दोस्त हैं आपके पास वहाँ पे वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर करने के बाद अपने और दोस्तों को ग्रुप वगैरह में बताइए कि यहाँ पे सारा कुछ आपका जो भी टीचर बहाली के लिए यहाँ पे कंटेंट है सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो उन लोग को भी बुलाइए, थोड़ा हमको भी सपोर्ट हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1946 में भारत में रेयॉन का पहला कारखाना केरल में स्थापित किया गया। मैंने बताया नाइलॉन पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा पहला मानव निर्मित रेशा जो कौन सा है, रेयॉन है, लेकिन जो पूर्णतः संश्लेषित रेशा पहली बार का है वो नाइलॉन है। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। इसका निर्माण कोयला, जल और वायु के माध्यम से होता है।
ठीक आते हैं अगला पॉइंट की तरफ में। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि नायलॉन द्वारा पैराशूट, तंबू, ब्रश, चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्से आदि का उपयोग बनाया जाता है। जो ये नायलॉन होता है ना, इसका जो पतली लड़ी होता है जिसको तंतु बोलते हैं, वो इतना मजबूत होता है ना, इसीलिए इस पे जितना भी हैवी वर्क वाला चीज़ होता है, जिस पे मतलब समझिए कि वहाँ पे आपका विश्वसनीयता ज़्यादा आपको जब करना है तो उसमें यहाँ पे नायलॉन का यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पैराशूट हो गया, चट्टान पर चढ़ने वाला जो रस्सा होता है, जो पर्वतारोही वगैरह लेकर घूमते हैं, वो सब जो चीज़ होती है वो नायलॉन के द्वारा, रेशा के द्वारा यहाँ बना होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि नायलॉन का तार इस्पात के तार से भी ज़्यादा मजबूत होता है। जैसे कि बताएं कि सबसे ज़्यादा जो मजबूत होता है वो नायलॉन होता है। नायलॉन इतना मजबूत होता है कि ये जो इस्पात होता है, इस्पात के भी वायर से ज़्यादा ये यहाँ पे मजबूत होता है आपका। अगला पॉइंट निकल के यहाँ पे आता है आपका, अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कि पीईटी जो है एक प्रकार का पॉलिस्टर है, ठीक, जिससे बोतल, बर्तन, फिल्म, तार आदि बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है उनके सादृश्य दिखाई देने वाले कृत्रिम रेशा जो है वो एक्रिलीन है। ठीक है, कि एक्रिलीन जो है, एक्रिलीन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं। एक्रिलीन जो है ऊन की तरह ही दिखाई देता है। ऊन क्या है आपका, एक प्राकृतिक रेशा है, और एक्रिलीन क्या है, ये कृत्रिम रेशा है। तो ऊन और एक्रिलीन दोनों सेम सेम दिखाई देते हैं, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट दिया गया है आपका कि शुद्ध नायलॉन अज्वलनशील होते हैं, यह पिघल जाती है किंतु जलता नहीं है ये। ठीक है, जो नायलॉन होता है, नायलॉन बिल्कुल भी नहीं जलता है। और यहाँ से आपका यहाँ पे दिया गया है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर जब 5 में देखिएगा तो उतना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं दिया गया है यहाँ पर, कि बल से जोर आजमाइश से यहाँ पे बताया गया है कि बल क्या होता है। उसी तरीके का चीज़ समझने वाला चीज़ केवल है, उसमें आपका परीक्षा के रिगार्डिंग में कुछ ऐसा चीज़ वहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया था। चैप्टर नंबर 6 भी वही दिया गया है कि घर्षण के कारण क्या क्या होते हैं, घर्षण को हम कम कैसे कर सकते हैं, ऑयल वगैरह लगा के, जो भी मतलब वहाँ पे चिकना पदार्थ जो होता है, दो चीज़ों के बीच में ऑयली चीज़ वहाँ पे लगाकर घर्षण कम किया जा सकता है। घर्षण से क्या क्या प्रभाव होते हैं, कैसे घर्षण उत्पन्न होता है, इससे क्या दूर प्रभाव होते हैं, तो यही सब दिया गया है। तो वैसे कोई भी फैक्ट वाला चीज़ नहीं था जो कि आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 यहीं पर ख़त्म होता है। आते हैं आपका चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 का जब देखिएगा तो इसका जो नाम है आपका सूक्ष्म जीवों का संसार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो भी माइक्रोबैक्टीरिया वगैरह चीज़ होती है उसको इसमें पढ़ना है आपको। ठीक है, गर्मी के बाद जो पहली बारिश में मिट्टी की सौंधी खुशबू होती है वो जीवाणुओं के कारण होती है। ठीक है, आपको पता होगा, अरे गांव घर तरफ अगर के होते होंगे, आप बहुमंजिला इमारत में नहीं रहते होंगे, अगर के फर्श पे रहते होंगे, समझिए कि मतलब समतल वाले घर में रहते होंगे, और अगर अगल बगल फर्श पे आपके मिट्टी होगी, ज़मीन होगी, भूमि होगी, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब पहली बार जैसे बारिश के बूंदे बरसती है ना उस पर, तो वहाँ से कुछ एकदम बहुत ही अच्छा तरीके का खुशबू आपके मतलब नाकों पर आता है। तो ये किस कारण होता है, वो जीवाणु के कारण होता है, याद रखिएगा। यहाँ का जब पानी इस फर्श पर पड़ता है तो ये जीवाणु उड़कर आपके सक्रिय हो जाते हैं ये, और आपके नाकों की तरफ बढ़ते हैं। यही मतलब बुक में दिया गया है, और उसी से यहाँ पे ये चीज़ आपका जो होती है ऐसी खुशबू निकलती है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अगला पॉइंट दिया गया है आपका कि डच वैज्ञानिक जो थे एंटन वॉन लीeuwenhoek जो थे, पहली सूक्ष्मदर्शी की खोज 1668 ईस्वी में किया था। तो ये बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है दोस्तों। ठीक, अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पे कि लुईस पास्चर ने सर्वप्रथम बताया कि किण्वन जो होता है ईस्ट के द्वारा होता है। 1857 ईस्वी में ये चीज़ बताया था। सन 1590 में जैचेरियम जेनेरेस ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। ठीक है, जिनको भी दोस्तों एनसीईआरटी का केवल बुक का, एनसीईआरटी जो कि वीडियो देख रहे हैं, इसका क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक का नोट्स चाहिए होगा, तो मात्र और मात्र यहाँ पे 199 रुपये में इसको ले सकते हैं। इसमें आपको क्या कुछ मिलेगा,
199 में 199 में आपका टोटल जो भी साइंस है क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक का जो कि आप PDF देख रहे हैं अभी वीडियो में, ये PDF हम प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका परीक्षा है ना जो बहुत ही बेहतरीन ढंग से जा सके और अपना मैथ और साइंस जिनका बैकग्राउंड है या जो इसको जनरल पेपर के रूप में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी यूजफुल हो सकता है। तो ये PDF लेने के लिए क्या करना है, हम यहाँ पे आप नंबर लिख देते हैं 9176 800, ठीक है, ये नंबर है 345। इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं और साइंस चाहिएगा तो बोल दीजिएगा हमको कि सिर्फ 5 to 10 हमको साइंस चाहिए, मैं वहाँ पे 199 रुपये पेड करने के बाद आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च आए हैं इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा ये ले रहा हूँ, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये चीज़ को कैसे इसको PDF लेना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार करने का पहला प्रयास जो किया था वो गैलीलियो ने किया था, ठीक है। और जो 1590 में जैसे हमने बताया जेचेरियम जेनेरस ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। विषाणु जो है सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं, सबको पता होगा। लैक्टोबैसिलस जो होते हैं दोस्त वो दूध को दही में बदलता है, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद से पेनिसिलियम नामक एंटीबायोटिक दवा बनाई। आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। आपको डायरेक्ट वहाँ पे सही मार के आपको आगे बढ़ना होगा। अगला सवाल आता है कि चेचक के टीके की खोज कब किया गया, किसने किया, तो याद रखिएगा 1798 ईस्वी में एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज किया गया था यहाँ पे, ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है आपका कि जो मलेरिया होता है, मलेरिया परजीवी प्लेज्मोडियम के कारण होता है। प्लेज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है और मादा एनीफिलीज मच्छर इसका वाहक है, ठीक है। तो इतना क्या क्या समझे इसमें, जो मलेरिया होता है प्लेज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, ठीक है। प्लेज्मोडियम क्या है, ये एक प्रोटोजोआ है जो कि यहाँ पे मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा यह चीज़ होता है। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे। अगला पॉइंट दिया गया आपका कि डेंगू के वायरस का वाहक जो है मादा एडीज मच्छर होता है। मलेरिया का कौन होता है, मादा एनोफिलीज। डेंगू का कौन सा वाहक मच्छर है, एडीज मच्छर है। तो ये याद रखिएगा, बहुत बार सवाल इसमें से पूछा जाता है आपसे कि डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, तो वहाँ पे आपको मार के आना है एडीज मच्छर के काटने से होता है। आप लोग समझ गए होंगे। अगला यहाँ पे अगर देखिएगा, अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि जो एंथ्रेक्स रोग है जीवाणु के कारण होता है। रॉबर्ट कोच ने 1976 में इसका जीवाणु बैसिलस एंथ्रेसिस की खोज की थी। ये चीज़ याद रखिएगा। गाय में खुर और मुंह पका जो रोग होता है वो विषाणु के कारण होता है। बहुत बार सवाल ये पूछा जा चुका है। खाद्य परीक्षण के रूप में सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आदि का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में आपका सोडियम बेंजोएट नहीं दिएगा। अब सारे लोग जो जानते हैं कि खाद्य परीक्षण में किसका यूज किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का ही यूज किया जाता है। जबकि यहाँ पे सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड दोनों का यूज किया जाता है, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा। दूध का जो पाश्चुरीकरण होता है, पाश्चुरीकरण करने के लिए 70 डिग्री C पर दोस्तों 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है, फिर अचानक उसे ठंडा कर दिया जाता है दूध को, ठीक। तो यहाँ पे आपका दूध का पाश्चुरीकरण हो जाता है। ये चीज़, इससे सवाल आपसे पूछा जाता है कि पाश्चुरीकरण करने पर दूध को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना मिनट सेकंड में वहाँ पे गर्म किया जाता है। तो याद रखिएगा 70 डिग्री C पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। पाश्चुरीकरण की जो खोज होता है, यानी खोज किया था जो इस प्रक्रिया का जो अभी बताएं हमको, और लुईस पास्चर के द्वारा ये किया गया था। अगला पॉइंट निकल कर आता है आपका कि दलहनी पौधे तथा मटर, सेम आदि के जड़ों में रहने वाले राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं।
तो याद डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि दलहनी पौधों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अगला पॉइंट दिया गया है आपका कि नीले हरे शैवाल भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। आते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है दाब और बल का आपसी संबंध। इस चैप्टर में उतना कुछ खास चीज़ नहीं बताया गया है। यहाँ पे बस बताया गया है कि आखिर दाब और बल के बीच में कैसे वर्क ये करता है। ठीक है, दाब और बल किस तरीक़ा से वर्क करता है, इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो जो 2-3 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया गया था इस चैप्टर से, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब बोलते हैं। ठीक है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल कहने का मतलब ये हुआ कि मान चलिए ये कोई एरिया हुआ, ये कोई सरफेस हुआ, और इस पे हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कितना स्पीड में अप्लाई कर रहे हैं, यही आपका ये हो जाता है दाब। यानी कि दाब बराबर अगर के हम बोलें तो आपका होता है बल बटा में, यहाँ पे एरिया बोल सकते हैं, यानी कि क्षेत्रफल हो गया यार। इसका जो यूनिट होगा बल का, जैसे कि पता होगा आपका यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला पॉइंट दिया गया है कि ब्लेज पास्कल ने बताया कि तरल पदार्थ सभी दिशाओं में एक समान दाब आरोपित करते हैं। यानी कि ब्लेज पास्कल ने ये बताया था कि अगर के मान चलिए कोई द्रव है, मान लीजिए पानी ही ले लीजिए, अगर कि ये कोई कंटेनर में यहाँ पे रखा गया है ये पानी इसमें, तो ये जो इसका यहाँ पे बताया गया तरल पदार्थों के सभी दिशाओं में दबाव आरोपित करते हैं। जो इसका प्रेशर लगेगा न केवल पेंदी में लगेगा, बल्कि इसका जो भी चारों तरफ सरफेस है उसमें बराबर बराबर इसमें यहाँ पे दाब आरोपित करेगा। ठीक है, तो यही ब्लेज पास्कल जी ने ये चीज़ बताया था। पृथ्वी पर समुद्र तल वायुमंडलीय दाब का मान 100 kPa होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला यहाँ पे आता है कि एक वायुमंडलीय दाब का मान 1 kg प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये भी आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे आपका ये होता है, और यहाँ पे ये चीज़ आपका चैप्टर नंबर 8 समाप्त होता है, और यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का जो नाम है ईंधन और हमारी ज़रूरत। कोयला को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर कोक प्राप्त होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। पूछा जाता है आपसे कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो याद रखिएगा वो कोक होता है। ठीक, इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण एवं धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगर के कोयला को बिना वायु, जहाँ पे हवा न हो, वहाँ पे वैकेंट करके अगर के उसको गर्म किया जाता है कोयला से, तो यहाँ पे कोक प्राप्त होता है। याद रखिएगा ये चीज़ों को। इसका जो कोक का जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो इस्पात उद्योग में काम आया जाता है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कभी, इसीलिए आपको याद होना चाहिए। पक्की सड़कों के निर्माण में बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारत में तेल पैदा करने वाले क्षेत्र असम और गुजरात का अंकलेश्वर, मुंबई हाई इत्यादि हैं। तो आपसे पूछा बहुत बार, तो सवाल यही पूछा गया है कि अंकलेश्वर पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है, तो ये गुजरात में पाया जाता है, याद रखिएगा। बिहार में बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, इसकी स्थापना रूस और रोमानिया देशों के सहयोग से 1964 ईस्वी में किया गया। तो आपसे सवाल पूछेगा कि जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है किन देशों की सहायता से किया गया, तो याद रखिए ये चीज़ है रूस और रोमानिया की सहायता से ये स्थापित किया गया है। ठीक, अगला सवाल आता है आपका कि प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित CNG करके भंडारित किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं, उसको भरा जाता है। ठीक, यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 9 खत्म होता है और स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का जो नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, तो इसमें भी उतना खास नहीं है। ये चैप्टर क्लास 8 है ना, जो सबसे ज़्यादा साइंस में कोई मैटर देखने को मिलती है, तो वो 9 से लेकर यहाँ पे 12 के बीच में, 9th 10th 11th 12th में ही ज़्यादा मैटर देखने को मिलते हैं। 8th क्लास में उतना कोई खास मैटर है, 9th में भी उतना खास नहीं मिलेगा। जो सबसे ज़्यादा मैटर मिलेगा आपको 11th 12th में मिलेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिएगा चैप्टर नंबर 10 दिया गया है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। रासायनिक अभिक्रिया के कारण कैथोड जो कि निगेटिव होता है के समीप हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। यह बात सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में विलियम निकलसन में बताया था। किसने बताया था? विलियम निकलसन ने बताया था। चैप्टर नंबर 11 है आपका कि प्रकाश का खेल नाम है। इसमें देखिए प्रकाश का खेल नाम है, यानी कि ऐसे ही 2-4 बच्चे होते हैं और प्रकाश से टॉर्च वगैरह से आपस में खेलते रहते हैं। उसी के बारे में बताया गया है कि जो प्रकाश है सीधी रेखा में गमन करती है, यही सब। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके बीपीएससी के नज़र से कि ब्रेल लिपि की खोज 1821 ईस्वी में लुइस ब्रेल ने की थी। जो दृष्टि बाधित व्यक्ति थे, जो लुइस ब्रेल थे वो भी दृष्टि बाधित थे। ठीक है, यह क्या था कि लुइस ब्रेल दृष्टिबाधित व्यक्तियों की एक कला है जिसमें 63 बिंदु पैटर्न होते हैं। आपसे डायरेक्ट सवाल इस बहुत बार पूछा जा चुका है कि ब्रेल लिपि में वो कितने बिंदु पैटर्न होते हैं, तो 63 यहाँ पे आंसर होगा आपका बिल्कुल राइट। ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया चीज़ है। अगला यहाँ पे अगर के आते हैं कि चैप्टर नंबर 11 समाप्त होता है और स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है पौधों और जंतुओं का संरक्षण और जैव विविधता। ठीक है, विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का स्थान 6ठा स्थान है। विश्व में 12 जैव विविधता स्थलों में से 2 भारत में स्थित है, जो कि है पूर्वोत्तर भारत और यहाँ पे वेस्टर्न घाट जिसको बोलते हैं। पूर्वोत्तर भारत दोस्तों बायोडाइवर्सिटी के मामलों में बहुत आगे है, और उसके बाद आता है यहाँ पे वेस्टर्न घाट जो है, पश्चिमी घाट जो है। ठीक, यहाँ पे और इस चैप्टर में दिया गया है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया है। ठीक है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, इसीलिए ये चीज़ याद रखिएगा। और ये राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब से मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 से मनाया जाता है, तो ये चीज़ भी याद होना चाहिए। विलुप्त जंतु जो है, इनमें से कौन सा विलुप्त जंतु है पूछा जाता है सवाल आपसे, तो मॉरिशस का डोडो पक्षी और डायनासोर ये विलुप्त पक्षी हो गए हैं। बाघों के संरक्षण के लिए 1972 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, सोंस जो डॉल्फिन होता है बिहार में बक्सर से कहलगांव के बीच गंगा नदी में पाया जाता है। ये कहाँ पे ये पाया जाता है सोंस डॉल्फिन, तो बिहार के गंगा नदी में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट दिया गया है आपका कि प्रवासी पक्षियाँ साइबेरिया, न्यूजीलैंड आदि से उड़कर राजस्थान के भरतपुर पक्षी बिहार में आती है। ठीक है, तो पूछा जाएगा डायरेक्ट सवाल आपका कि जो साइबेरियाई पक्षी होता है भारत के किस पक्षी बिहार में आते हैं, तो भरतपुर पक्षी बिहार, यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। VVI बहुत बार सवाल ये पूछा जा चुका है SSC रेलवे वगैरह में। अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि रेड डाटा पुस्तक में संकट पात्र प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसमें पौधे और जंतु दोनों शामिल है। ठीक है, यहाँ पे रेड जो डाटा बुक है उसमें केवल विलुप्त जंतु का ही जानकारी नहीं रहता है, साथ ही साथ जिस पे मतलब ये खतरा मंडरा रहा है कि आगे आने वाले सालों में ये भी मतलब ख़त्म हो जाएगा, उसको यहाँ पे ये रखा जाता है रेड डाटा बुक में। ठीक है, जैसे कि जो गिद्ध पक्षी होता है दोस्तों, वो भी संकटपन यानी कि विलुप्त प्राय के गिनती में आने लगा है कि कुछ समय में वो भी विलुप्त पूरी तरह से हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। अब यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट होता है, जिसका नाम है तारे और सूर्य का परिवार। ठीक है, तो इसमें कुछ अत्यधिक दिया गया है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, तो एक एक करके चलिए हम सबको आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। सबसे पहले पोलैंड निवासी निकोलस कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है तथा पृथ्वी तथा अन्य इसके प्रक्रिया करते हैं, परिक्रमा करते हैं, आप बोल सकते हैं। जो ये पूछा जाता है आपका कि सबसे पहले किसने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। ठीक है, तो वो निकोलस कॉपरनिकस ने ये चीज़ बताया था, और ये माना था कि पृथ्वी एवं अन्य जो ग्रह है इसका परिक्रमा करते हैं, सूर्य का परिक्रमा करते हैं। 1609 में गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया तथा बृहस्पति एवं इसके 2 उपग्रहों की खोज की। ठीक है, 1609 ईस्वी में। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, सबको पता होगा कि
पश्चिम से पूरब की दिशा में ये घूमती है। पूर्णिमा जो होता है, जिस रात को चंद्रमा बिल्कुल गोल होता है, यानी कि 15वां दिन ये बिल्कुल राउंडेड फॉर्म में दिखाई देता है आपको, वो पूर्णिमा होता है। और अमावस्या होता है जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देती। ये जो प्रक्रिया है हर 15 दिन पर यहाँ पे दोहराई जाता है। चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाला व्यक्ति जो थे नील आर्मस्ट्रांग थे। इन्होंने 21 जुलाई 1969 में चंद्रमा पर पैर रखा था। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर उतरे। देखिए ये दोनों जो व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन, ये दोनों गए थे एक ही स्पेसशिप में, ठीक है। और जैसे ही स्पेसशिप से उतरे वहाँ पे, तो जो पहला पाँव है सबसे, जैसे दो लोग हैं तो लाजमी सी बात है कि एक पहले उतरेगा एक बाद उतरेगा। तो वही जो पहले उतरे थे चंद्रमा पर, नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे 21 जुलाई 1969 को, और उसी के 2 सेकंड बाद उतरे थे एडविन एल्ड्रिन। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट यहाँ पे आपका दिया गया है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा जो है अल्फा सेंचुरी है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है जिसे मिल्की वे भी बोला जाता है, ठीक है, मिल्की वे। सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है, जो सबसे पहले जो आता है सूर्य है, समझ लीजिए सूर्य का ही सारा कुछ प्रक्रिया करता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपका दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे आपका यहाँ पे सूर्य हो गया, ठीक। तो उसके बाद आएगा यहाँ पे बुध होगा, फिर आएगा शुक्र, फिर होगा पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ठीक, शनि और अरुण वरुण हो जाएगा यहाँ पे यूरेनस और यहाँ पे नेपच्यून। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है कि क्या बोला गया है कि 2006 में खगोलीय संघ ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। 2006 से पहले यहाँ पे प्लूटो को भी 2006 से पहले प्लूटो को भी ग्रह के श्रेणी में रखा गया था, लेकिन 2006 के बाद में इसको प्लूटो से हटा दिया गया है और इसको बौना ग्रह के श्रेणी में डाल दिया गया है। ग्रहों द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय परिक्रमण काल बोला जाता है, ठीक है। यानी कि सूर्य का जो भी ग्रह यहाँ पे चक्कर लगाते हैं, अगर के एक चक्कर जो पूरा करते हैं तो उस चक्कर को पूरा करने के काल को परिक्रमण काल बोलते हैं। जो सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध, जो यहाँ पे सबसे आगे में स्थित है दूरी के अनुसार। इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये भी याद रखिएगा आपको। पृथ्वी के पृष्ठ पर जल के कारण प्रकाश परिवर्तित होता है जिससे नीले हरी प्रतीत होता है। पूछा जाता है आपका कि जो यहाँ पे कि पृथ्वी का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी पर आपको पता होगा कि जल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो समुंदर में जो होती है वहाँ पे नीले प्रकाश का प्रवर्तन ज़्यादा होता है जिससे ये चीज़ दिखाई देती है। यहाँ पे याद रखिएगा, जल के प्रकाश के परावर्तन के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी का अक्ष अपने अक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ अलग अलग है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है तो वो आपका अलग चीज़ हो गया, ठीक। और उसके बाद यहाँ लेकिन पूछ रहा है आपका कक्षीय तल से कितना झुका हुआ है, तो वो आपका 66 डिग्री होगा। तो ये दोनों चीज़ में आप लोग यहाँ पे अंतर समझ लीजिएगा। कक्षीय तल और अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, दोनों एक ही चीज़ ये नहीं है। अगला है यहाँ पे कि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है तथा इसके फोबोस और डिमोस 2 उपग्रह है। सवाल पूछा जाएगा आपके कि फोबोस और डिमोस कौन सा किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो यहाँ पे मंगल आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। चलिए अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे दिया गया है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति है, इसका द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 318 गुना बड़ा है, ठीक है, तथा अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूमने वाला ग्रह है। तो ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ठीक, और अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से भी ये बृहस्पति ही घूमता है। शनि को पीला ग्रह कहा जाता है तथा यह सबसे कम सघन है।
इसे लेटा हुआ ग्रह या तैरता हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, पीला ग्रह शनि को बोलते हैं। इसे सबसे कम सघन वाला ग्रह शनि है। लेटा हुआ ग्रह, तैरता हुआ ग्रह सब शनि है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे दिया गया है आपका कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक, धूमकेतु का पूछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। हेली धूमकेतु जो होता है 76 वर्षों पर दिखाई देता है। इसे 1986 में पिछली बार देखा गया था। हेली धूमकेतु जो है 76 वर्षों पर दिखाई देता है। सबसे पहली बार 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था। अगली बार जो दिखाई देगा इसमें 86 जोड़ दीजिए, वही आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे कि आर्यभट्ट भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। पूछेगा कि भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है, तो आर्यभट्ट होगा। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। ठीक, पूरब से पश्चिम की ओर, और जो पृथ्वी है पश्चिम से पूरब की ओर गति करता है। ये दोनों चीज़ आपको याद होना चाहिए, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है, जैसे कि आपको पता होगा सबको। और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 13 समाप्त होता है, और समाप्त होता है चैप्टर नंबर 14। ठीक है, तो 14 में देख लेते हैं क्या कुछ आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया गया। इसका नाम है कोशिकाएं हर जीव की आधारभूत संरचना है, यानी कि बायोलॉजी से ये चैप्टर को ऐड किया गया है। सजीवों की सबसे संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो होती है कोशिका होती है दोस्तों, यानी कि जो सबसे छोटा चीज़ होता है बॉडी में वो सेल्स होते हैं हमारे। इसे सेल भी कहते हैं, जो लैटिन शब्द सेल्यूला से बना गया है। ठीक, जो सेल है लैटिन शब्द है एक, जिसका लैटिन शब्द सेल्यूला से ये बना हुआ है, जिस मतलब अर्थ होता है कोठरी, इसका अर्थ होता है। ठीक, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। अगला पॉइंट दिया गया है कि अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट आदि एक कोशिकीय जीव हैं। मानव शरीर में लाल रक्त की कोशिकाएं सबसे छोटी एवं तंत्रिका की कोशिकाएं सबसे बड़ी होती है। ठीक है, अंडे का सफ़ेद भाग जो उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन बोलते हैं, तथा पीला भाग को योक कहा जाता है। ये भी आपको जानना होगा। कुछ कोशिकाओं की आकृति निश्चित नहीं होती, जैसे श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी कि जो WBC होती है उसका जो आकार होता है, आकृति होता है, उसका कुछ निश्चित आकृति नहीं होता है। जिस कोशिका में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक, एवं जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक, तो यूकैरियोटिक कहने का मतलब डायरेक्ट समझ जाइएगा कि उसमें वहाँ पे केंद्रक सेंट्रोइड है यहाँ पे मौजूद है। और अगर कि मैं नाम लूँ कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक में यहाँ पे सेंट्रोइड केंद्रक नहीं पाया जाता है। आगे जब 11th-12th में पढ़िएगा बायोलॉजी, तो उसमें ये दोनों चीज़ों के बहुत ज़्यादा यूज है, इसीलिए आपको याद होना चाहिए। जैसे जीवाणु हो गए और नीलहरित शैवाल हो गए, ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। आगे निकल के यहाँ पे आता है आपका कि पत्तियों का हरे रंग के लवक जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, कोशिका के जो खोज किया था VVI है, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया था, तथा कोशिकाओं का जो आकार होता है उसका साइज होता है 0.5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है जंतुओं में प्रजनन। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं इस चैप्टर में भी क्या कुछ आपका यहाँ पे दिया गया है। जैसे ही इस चैप्टर में आते हैं तो आपका प्रजनन 2 प्रकार के दिया गया है, एक जो लैंगिक प्रजनन होते हैं और एक अलैंगिक प्रजनन होते हैं। हाइड्रा में जो होता है मुकुलन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये कौन सा इनमें से बर्डिंग विधि द्वारा अपना यहाँ पे जो मतलब मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं, तो हाइड्रा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि जिसको गुणसूत्र को हम क्रोमोसोम भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा यह चीज़। अगला पॉइंट है कि 22 जोड़ा गुणसूत्र स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं, 22 जोड़ा यहाँ पे, यानी कि 22 दूनी 44 को जो दोस्तों क्रोमोसोम है लेडीज़ में और जेम्स में दोनों में समान पाया जाता है। जबकि पुरुष में जो होता है एक जोड़ा ज़्यादा पाया जाता है जो डिफरेंट है, X और Y होता है,
और महिला में एक्स और एक्स पाई जाती है। देखिए यहाँ से ये क्लियर रखिएगा। अब आपसे पूछा जाता है जो क्रोमोसोम के एक्स वाई और एक्स एक्स ये दोनों टाइप है, ठीक। तो जो नॉर्मली इंसान में पाया जाता है वो एक्स एक्स पाया जाता है, जो कि 44 होता है। महिलाओं में तो टोटल का टोटल जो ये चीज़ होगा ये 46 एक्स एक्स ही होगा। और यहाँ पे जैसे पुरुषों में एक जोड़ा जो है एक्स वाई की संख्या यानी कि 2 गो होगा, एक्स वाई की संख्या ज़्यादा पाया जाता है। तो कभी कभी सवाल पूछ लेता है वही, और यही जो वाई है इसी वाई से दोस्तों यहाँ पे पुरुषों का लिंग निर्धारण होता है कि वो स्त्री है या पुरुष है बच्चा, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि बच्चे का लिंग निर्धारण, जैसे कि अभी मैंने बताया कि पुरुषों के गुणसूत्र से होता है, ठीक। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है धातु और अधातु। चांदी और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, जबकि लेड होगा जो इसको शीशा बोलते हैं, तथा पारा ऊष्मा के सबसे खराब चालक है। तो यहाँ पे सवाल आपसे दोनों पूछ सकता है कि ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक कौन है और ऊष्मा का सबसे कम चालक कौन है। जो सबसे अच्छा चालक है वो है चांदी और कॉपर है आपका, और जो यहाँ पे सबसे कम चालक है वो लेड और पारा है, ठीक है। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। कुछ ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों का वहाँ पे उसमें स्पेसिफिक पाया जाता है, गुण पाया जाता है, जिसे है वहाँ पे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहाँ पे ट्यूबलरिन और पोलोनियम, ये सारे चीज़ जो है ये धातु और अधातु इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे दिया गया है कि हीरा अधातु है, फिर भी वह सबसे ज़्यादा चमकने वाला पदार्थ है, ठीक है। एक्वारेजिया जो है यहाँ पे HCl और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण के 3.1 मिश्रण से बना हुआ है एक्वारेजिया। सोना प्लेटिनम को भी गला सकता है, और जो एक्वारेजिया है यहाँ पे उसको गलाने में ये काम आता है एक्वारेजिया। अगला यहाँ पे इसको एक्वारेजिया को ही अम्लराज, सल्फ्यूरिक अम्ल को एक और आता है कि अम्लराज किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल को अब अम्लराज बोला जाता है। फ्यूज तार जो होता है यानी कि टीन और सीसा के मिश्र धातु के द्वारा बना होता है। इसका गलनांक कम तथा प्रतिरोध उच्च होता है। सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो फ्यूज तार होता है उसका इनमें से क्या मतलब सही है, तो याद रखिएगा फ्यूज तार का जो होता है गलनांक कम होता है और प्रतिरोध यहाँ पे उच्च होता है, ठीक। तांबा तथा जिंक एंजाइमों में पाया जाता है। जो इंसान का एंजाइम होता है उसमें तांबा और जिंक के भी कुछ गुण पाए जाते हैं। और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 में दिया गया है किशोरावस्था की ओर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि टेस्टोरोन हार्मोन एक नर हार्मोन है तथा एस्ट्रोजन हार्मोन एक मादा हार्मोन है। यही सवाल डिट्टू सवाल एकदम आपका TRE 1 के एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन मादा हार्मोन है, तो वहाँ पे दिया गया था टेस्टोरोन, एस्ट्रोजन इत्यादि में से कौन सा है। तो याद रखिएगा जो टेस्टोरोन है वो तो नर हार्मोन है, यानी कि जो मनुष्य में ये व्यक्ति में पाया जाता है, मतलब मेल में पाया जाता है ये चीज़, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रोजन है ये फीमेल में पाया जाता है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अगला चैप्टर यहाँ से निकल कर आता है आपका चैप्टर नंबर 18 ध्वनियाँ तरह तरह की, यानी पे साउंड के बारे में बताया गया है कि जो हर्ज होता है ध्वनि को हर्ज के द्वारा यानी कि आवृत्ति को हर्ज के द्वारा मापा जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा काम करने में कितना वहाँ पे प्रबलता ध्वनि की आवश्यकता होती है। सामान्य जो सांस लेते हैं उससे 10 डेसिबल का साउंड मतलब जारी होता है, निकलता है, और सामान्य बातचीत में 60 डेसिबल। और फैक्ट्री का शोर में ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि फैक्ट्री में कितना डेसिबल तक साउंड वहाँ पे अलाउड रहता है, तो 80 डेसिबल याद रखिएगा। हवाई जहाज़ के चलने से 150 डेसिबल आपको यहाँ पे लिमिट दिया गया है। मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनियों का जो प्रास होता है यानी कि 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच के ही ध्वनि को वो सुन सकता है। इससे न कम और न इससे ज़्यादा के ध्वनि को वो नहीं सुन सकता है। और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 19, जो कि इसका लास्ट चैप्टर है। 19 का जो नाम है आपका वायु एवं जल प्रदूषण समस्या, ठीक। तो वायु एक के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि जो
पर्यावरण में जो है नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है 78.6% पाया जाता है। ऑक्सीजन का प्रतिशत 20.94%, कहीं कहीं इसी को 21% भी बोल दिया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत पाया जाता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे, तो 0.03%। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला सवाल नहीं, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि जो कि भोपाल गैस कांड हुआ था, आपको पता होगा कि 3 से 4 दिसंबर के बीच में हुआ था, जिसमें कीटनाशक दवा बनाने वाली यूरेनियम कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक द्रव का ताप बढ़ने के कारण गैस बन गया था। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड था, ये ताप बढ़ा और ये गैस के रूप में बन गया, जिससे सांस लेने के साथ ही फेफड़ों में पानी भर गया और हजारों लोगों की यहाँ मृत्यु हो गई थी। अगर कि आपको इसके बारे में जानना है कि भोपाल गैस कांड किस तरीक़ा से होता है, तो यूट्यूब पे आप यहाँ पे ये चीज़ लिख कर सर्च कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मिलेगा वहाँ पे, जिसमें किस तरह से दोस्तों वहाँ पे जो ये यूरेनियम कार्बाइड फैक्ट्री है उसमें से केमिकल इसका रिसाव होने के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। वहाँ पे सांस लेने में ही प्रॉब्लम हो गया था और फेफड़ा में वहाँ पे काम करना बंद कर दिया था। ठीक, तो ये चीज़ पता होगा आपको। एक मोटर गाड़ी 1 मिनट में इतनी ऑक्सीजन को नष्ट करती है जितनी में 1135 लोग सांस ले सकते हैं। इसीलिए सरकार यहाँ पे आपको इनकरेज करती है कि जितने भी मतलब ज़्यादा प्रदूषण करने वाली गाड़ियाँ हैं उसको आप बंद कीजिएगा। 1 मिनट में वो इतना प्रदूषण कर देती है, इतना ऑक्सीजन को नष्ट कर देती है कि उतना देरी में 1135 लोग सांस ले सकते हैं। समझ सकते हैं आप। मानव निर्मित गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो रेफ्रिजरेटर एवं एसी से निकलता है। सूर्य क्लोरीन बना देता है और क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन को नष्ट करता है। ठीक, यहाँ पे दिया गया है आपका कि जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, एसी होते हैं, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। ठीक, और सूर्य के प्रकाश द्वारा इसको क्लोरीन के रूप में बना दिया जाता है और क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन को नष्ट करता है। इसीलिए रेफ्रिजरेटर, एसी आदि का यूज जितना हो सके कम कीजिए, अन्यथा आने वाले भविष्य आपको ओजोन की जो मतलब सूर्य का प्रकाश से निकलती है वो ओजोन परत के क्षय होने से डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ेगा और त्वचा कैंसर होने का डर बना रहेगा। इसीलिए थोड़ा एसी का यूज कम कीजिए आप लोग। अगला पॉइंट है कि ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बने होते हैं। पूछा जाएगा आपसे कि ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणु से बने होते हैं? 3 परमाणु से मिलकर बने होते हैं। 2 दे के 2 मत मार दीजिएगा। इसका निर्माण परावैज्ञानिक प्रकाश और बिजली के चमक द्वारा ऑक्सीजन के O2 के टूटने से होता है। ठीक, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनते हैं और बिजली के चमक द्वारा ऑक्सीजन के टूटने से बनता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ओजोन की यहाँ पे ओजोन की क्षति से चमड़ी का कैंसर, मोतियाबिंद आदि बीमारी होता है। ठीक, मथुरा तेल शोधक कारखाना जिसकी स्थापना 1973 ईस्वी में हुआ था, इस कारखाने में SO2 और NO2 निकलते हैं और तथा वायु में से जलवाष्प से अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल बनाती है। याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है, तेल शोधक कारखाना के जो स्थापना हुआ था, मथुरा तेल शोधक का स्थापना 1973 में हुआ था। इस कारखाने से SO2 और NO2 निकलते थे। वायु में जलवाष्प से अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाती है, जिससे ताजमहल की दीवारें और गुंबज का क्षरण हो रही है। इसी कारण अगर के जाइएगा ताजमहल में हाल फिलहाल में, तो देखिएगा जो वहाँ पे जो संगमरमर लगा हुआ है वो धीरे धीरे वो दीवारों को पीला करते जा रहा है। तो यही मेन कारण है। सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक बगल में वहाँ से ये मथुरा तेल शोधक कारखाने से बहुत ज़्यादा ही निकलती है, प्रदूषक पदार्थ हैं, वायु वगैरह, उसी के कारण ये चीज़ हो रहा है। अम्ल वर्षा से सबसे अत्यधिक हानि जो हुआ है वो स्वीडन का हुआ है। इनकी 20,000 झीलों की सारी मछलियां मर गई हैं। ये सवाल भी TRE 1 में पूछा गया है आपसे कि अम्ल वर्षा से सबसे अत्यधिक कौन सा देश प्रभावित हुआ है, तो याद रखिएगा वो है आपका स्वीडन। इसमें 20,000 झीलों में उनका जो झील था उसमें टोटल का टोटल मछली मर गई थी। अगला पॉइंट है कि अम्ल वर्षा से मिट्टी की होने वाली क्षति को चूना डालकर कम किया जा सकता है। मल में उपस्थित जीवाणु स्टेरेचिया कोलाई, कॉलीफॉर्म
मल स्ट्रोटोकॉल आदि से पेट की बीमारी जैसे हैजा पेचिस आदि होती है। तो जो मल में जो उपस्थित जीवाणु है दोस्तों, इस्थेरेचिया कोलाई कॉलीफॉर्म है, ये चीज़ याद रखिएगा, यही सवाल पूछ भी सकता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि लेड तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और कैडमियम से इटाई तथा मरकरी से मिनीमाटा रोग होता है। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इटाई रोग किससे होता है? तो वो होता है कैडमियम से। और मिनीमाटा रोग कैसे होता है? तो वो होता है मरकरी से। यहाँ म से भी मरकरी और मिनीमाटा याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट आपका इस चैप्टर में दिया गया है। यहाँ पे अगला पॉइंट है दोस्तों कि जल से नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की मात्रा बढ़ने से जल में शैवालों की वृद्धि होती है। इसे ड्यूटिफिकेशन कहते हैं। शैवाल बैक्टीरिया द्वारा सड़ता है और इस प्रक्रिया में जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करता है, जिससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा घटने से जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पे कि ब्लीचिंग पाउडर डालकर जल को पीने लायक बना सकते हैं। यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों में जाइएगा, खास करके चेन्नई जैसे क्षेत्रों में, तो वहाँ पे पानी का पीने लायक है ही नहीं, वहाँ पे डायरेक्ट पानी पी ही नहीं सकते हैं आप। तो वैसे स्थिति में ब्लीचिंग पाउडर डालकर उसको वहाँ पे पीने लायक बनाया जा सकता है कुछ हद तक। बाकी तो रिवर्स ओस्मोसिस आरओ के द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि प्रदूषित जल से जो बीमारियां होती है प्रदूषित जल पीने से, हैजा, टाइफाइड, पीलिया और डायरिया जो भी बीमारी होती है वो जल के द्वारा होता है। यहाँ सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, इनमें से कौन सा मतलब बीमारी प्रदूषित जल को पीने से होता है। तो याद रखिएगा आपका जो यहाँ पे दिया गया है वो है हैजा है, टाइफाइड, पीलिया और अतिसार, डायरिया। ये सारा चीज़ प्रदूषित जल को पीने से फैलता है। और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर क्लास नंबर 8 दोस्तों एक साइंस का समाप्त होता है, जिसमें कि आपका टोटल का टोटल साइंस मैंने यहाँ पे 19 चैप्टर अच्छे ढंग से यहाँ पे पढ़ा दिया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि क्लास 9 NCERT हम क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।